सर मैंने चैट पे पूछ लिया है वो सवाल कि रूट्स का जो बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा और समझाएं। हाँ, रूट्स का मतलब कृपया थोड़ा और समझाइए। रूट्स मतलब उसके पूर्वज कहाँ से हैं या मदर या फादर किस जगह को बिलोंग करते हैं। हाँ, वो चीज़ पल्लव सर। वो अनसर्टेन है, वो अनसर्टेन है। ओके पल्लव, कुछ कहेंगे आप? जी सर। हाँ जी। सर एक चीज जो हमारी आपसे थोड़े समय पहले बात हुई थी, मैं चाहता हूँ आप उसको थोड़ा और सभी को कहें, और मैं चाहता हूँ कि उस पर भी थोड़ी बातचीत हो कि जब भी किसी कैरेक्टर को अप्रोच किया जाता है तो आजकल एक हॉलीवुड में नया ट्रेंड भी चला है जो मुझे लगता है काफी ट्रेंड नहीं है, वो एक काफी पुरानी चीज है जो ला के रख दी गई है सामने। जैसे हमारे यहाँ पत्री बनती है जन्म की, ऐसे ही वहाँ सनसाइंस ज्यादा माने जाते हैं उनके हिसाब से। तो जो भी कैरेक्टर अप्रोच किया जा रहा है या हम जो भी कैरेक्टर फिक्शनलाइज्ड अप्रोच कर रहे हैं एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ कोई भी जो फिल्म में हो या थिएटर में हो, कोई भी हो, तो उस आजकल जैसे ट्रेंड नहीं कहूंगा बट आजकल वो क्या करते हैं कि सनसाइन भी लिख कर देते हैं कि राइटर ने एक चीज और अपनाई है कि हम सनसाइन भी देते हैं। तो सनसाइन से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि अगर ये टॉरस है या ये जमिनाई है। ऐसे ही हम अपने यहाँ जो हमारी जिस तरह का हम काम करते हैं, जैसे कोई भी प्ले हुआ जो इंडिजिनस प्ले है जो भारत में ही लिखा गया, भारत का ही हुआ है, तो क्या हमें कैरेक्टर्स को और बेहतर बनाने के लिए और बेहतर अप्रोच करने के लिए ये चीज करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं और आगे अच्छा कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से और एक्टर की तरफ से। ये मैं सबसे पूछना भी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ बात भी हो इस पर। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया पल्लव ने। एक सभी को आवाज सुनाई दी होगी इस पे। चलो मैं इसी सवाल को दिवाकर सर अगर है कि पल्लव ने कहा कि क्या हमको सनसाइन या ये सब भी बात करनी चाहिए, तो दिवाकर सर तक अगर आवाज जा रही है मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे बाद काफी नाटक कर चुके हैं हमारे साथ और काफी कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। तो ये क्या होना चाहिए दिवाकर सर? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, सभी लोग सुन पा रहे हैं। ये ना मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई बात मैंने सुनी है जो पल्लव सर ने बताई कि आजकल सनसाइन दिए जा रहे हैं। तो इसमें ना तभी से मैं इसके बारे में सोचने लगा, मुझे लगता है इसमें ना एक्टर की हेल्प हो सकती है काफी, क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने बड़े तरीके से कैरेक्टर का विस्तार मिलेगा कि जो पीसियन है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, जो कैंसेरियन है वो कैसे इंट्रोवर्ट है, लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी है कि वो बड़े मूडी हैं या बड़े अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं समटाइम्स, या जो लियो है वो बड़े करेजियस हैं। लेकिन मैंने ना इसका कंट्राडिक्शन भी देखा सर रियल लाइफ में। ओके ओके, कि लोग अपने सनसाइन से बिल्कुल विपरीत भी होते हैं। ओके ओके, जैसे कि कई मैंने ऐसे लियो देखे हैं कि वो उतने रॉयल नहीं होते हैं जितना उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बुक्स में। कभी कभी अलग भी हो जाता है, आप ये कहना चाहते हैं? करीब करीब अलग भी हो जाता है। ओके। हाँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है अगर उस कैरेक्टर को इससे हेल्प मिलती है कि मान लो आपने एक स्कॉर्पियो कैरेक्टर बनाया है, तो स्कॉर्पियो कितना जिद्दी होता है या वो कैसे रिवेंज लेता है, ये उसका एक मार्क है। तो ये अगर उस स्टोरी में जा रहा है तो ये इंटरेस्टिंग वो हो सकता है, या जो एरियन है वो कितने जिद्दी हैं और कैसे तानाशाह भी होते हैं। हाँ, क्योंकि कितना उनके अंदर एरोगेंस है। हाँ, वो मुझे भी यही लगा कि पल्लव सर ने जो बात की है कि ओके सन साइंस या मून साइंस या चाइनीज जो एस्ट्रोलॉजी है उसका भी कुछ होना चाहिए। उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि थोड़ा सा हो सकता है कि हमें बेसिक्स, उसका बेसिक नेचर पता लग जाए, है ना? ये पॉसिबल है कि वो उसका अपोजिट हो सकता है कि कुछ एक केस में अपोजिट हो, लेकिन हाँ बहुत हद तक हमें ये चीज पता लग जाएगी। एंड आई एम तो टोटली एग्री विद
कि यस हाँ, होना चाहिए। इसमें एक बात और है, इससे एक्टर को बड़ी हेल्प मिल सकती है अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेचर, अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हाँ, उसका एक बेसिक नेचर, तो अपने साइन के बारे में ज्यादा जानेगा, फिर उस तरीके से बिहेव करेगा वो। जी। तो पल्लव सही, आई थिंक वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि आज सर एक चीज है, सॉरी, मैं ये पूछना चाहता था, क्या इसका उलट भी कर सकते हैं? मतलब कि कोई ये कैरेक्टर लिखा गया है, डायरेक्टर ने, मैं एक्टर के लिए कह रहा हूँ अभी सिर्फ, डायरेक्टर या राइटर से उसने ये फीडबैक लिया कि यार इसके ट्रेट्स क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, सारी चीजें उसको मालूमात लगी और उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं और गहरा जाता हूँ उसमें, कोशिश करता है वो जाने की। तो क्या वो अपने आप चूज कर ले या कर सकता है, मतलब विद डिस्कोर्स के यार ये ऐसा है, कहानी कैसे जा रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि राइटर इज द बेस्ट जज कि वो कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, या एक्टर इज द बेस्ट जज कि वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा। ये भी एक बड़ा मेरा मूल सवाल है जो बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं। ये मुझे इसमें पल्लव ऐसा लगता है कि जो क्रिएटर है ना, बेसिकली देखो क्रिएटर सभी लोग हैं, क्रिएटर 3 क्रिएटर हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, ऐसा मेरा सोचना है। सबसे पहला क्रिएटर है राइटर, दूसरा क्रिएटर है डायरेक्टर और तीसरा क्रिएटर है एक्टर, है ना। तो अब जब तक इन तीनों क्रिएटर्स की सोच एक रास्ते पे नहीं मिलेगी, ठीक है, वो कैरेक्टर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो मैं तो इसमें ये कहूंगा कि जितना कोशिश हम कर सके कि जब भाई हमको कोई कैरेक्टर मिले, हम जितनी उसके बारे में जो भी बात, या तो अगर डायरेक्टर और राइटर दोनों से ही बात कर सके तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि हम राइटर से बात ही नहीं करते, या हमको ऐसा लगता है कि भैया राइटर से तो बात करना क्या जरूरत है कि हमारे डायरेक्टर ने हम पे काम कर लिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियन सिनेरियो में, हिंदुस्तानी सिनेरियो में हम राइटर को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जो इतना उचित नहीं है। चाहे हम नाटक कर रहे हों या कुछ भी हम कर रहे हो, या नाटक कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्टर और राइटर दोनों से बात करें। इसमें वही पल्लव ने जैसे बात की, तो पल्लव सर को याद होगा जब हम बली शंभू जो भी आजकल हम शूट करके डाल रहे हैं वीडियो में, तो उसमें हमारी और पल्लव को कुछ एक बात हुई थी, कुछ उस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में, एक शॉट को लेकर, एक छोटा सा शॉट है जो जिसको लेकर हमारे और पल्लव के बीच में कुछ एक बात हुई थी। तो हमने यही फिर उसी नतीजे पे पहुंचे थे कि नहीं, या पल्लव कह रहे थे कि सर उस शॉट को ना भी रखें तो चलेगा, और हम लोग कह रहे थे कि ठीक है बट हम ट्राई करेंगे कि उस शॉट को ना रखें। लेकिन अल्टीमेटली जब हम राइटर पे पहुंचे, जब हम राइटर की सोच पे पहुंचे, तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, वो शॉट रखना चाहिए। अगर वो चीज हम नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं राइटर के साथ कुछ गड़बड़ी है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा बात है कि तीनों क्रिएटर्स की सोच मिलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्रिएटर्स का ही काम, ठीक है। तो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि सिर्फ डायरेक्टर से ही बात ना करें, आप उस स्क्रिप्ट का जो भी क्रिएटर है, जो राइटर है, उस तक पहुंचने की कोशिश करें, नहीं तो उसकी सोच तक पहुंचने की कोशिश करें। और उसी सोच को पकड़ने के लिए एक थर्रा हमने पिछली क्लास में दिया था, और एक थर्रा हम इस क्लास में भी देंगे, और उसी पे डिस्कस करेंगे कि ये जो फर्रे हम लोग दे रहे हैं पिछली 2 क्लासेस से, ये आई थिंक, क्योंकि जो अभी इंदुला ने बात कही या ईरा ने कही, मधु ने कही, वो फर्रे के सारे से ही उन्होंने वो एक रिसर्च करी, क्योंकि वो जो फर्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो वो पर्चा है उससे बहुत कुछ समझ में आता है चीजों को। तो आई थिंक आप लोग रेडी हैं आज के फर्रे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी को कुछ भी पूछना है इस बीच में तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं या चैट पे बात कर सकते हैं। इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाट डू दे डू। ये भी बहुत सिंपल है कि भाई वो करते क्या है ना। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि उस किरदार का ऑक्यूपेशन क्या है, या जो किरदार आप प्ले करना चाहते हैं वो क्या करता है, क्या वो वेला है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्टूडेंट है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो
क्या चीज पढ़ रहा है, जैसे अंकुर है हमारे पास, या अंकुर पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, या कोई हो सकता है जो शायद 10th क्लास कर रहा हो, या कोई हो सकता है कि जो चाय की दुकान पे काम करता है या जूस की दुकान पे काम करता है। तो ये प्रोफेशन हो सकते हैं, प्रोफेशन हो सकते हैं। साथ में इससे पहले जो एक इससे जुड़ा हुआ था कि व्हाट डू दे वांट, तो जो चीज वो चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं। तो ये व्हाट डू दे डू, ये जितने भी डू से रिलेटेड हैं शब्द और जो कार्य आपके दिमाग में आते हैं स्क्रिप्ट को पढ़कर, वो सब आपने ध्यान में रखने हैं। What they do, मतलब जैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्यास लगी है तो मैं गिलास उठाऊंगा और पानी पी लूंगा, तो ये इसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाउ डू दे अपेयर टू ईच अदर, एक दूसरे को के लिए वो कैसा बिहेव करते हैं या कैसा एक दूसरे के प्रति नजर आते हैं। मैं इसको कुछ इसके लिए मैं एक बहुत पुरानी फिल्म है एक मोहरा, उसमें हम लोगों को पता था कि नसीर साहब ने जो कैरेक्टर किया है वो पूरी फिल्म में ब्लाइंड नजर आते हैं दुनिया को, लेकिन वो है नहीं, लेकिन वो एक्चुअली में ब्लाइंड नहीं होते हैं। तो इस तरह से एक कैरेक्टर जैसे वो दिखते हैं और जैसे वो दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर्स भी होते हैं। एक कैरेक्टर बहुत प्यारा सा, बहुत स्वीट सा बोलने वाला है, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो एंटागनिस्ट है, वो विलनिश कैरेक्टर निकल के आता है। तो इस तरह से बिहेवियर कैसा है और वो दिखा अपने आप को कैसे रहे, तो इसमें उनके ट्रेट्स भी आ जाते हैं कई बार कि उनके उठना बैठना चलना एक बिहेवियरल पैटर्न है जिसके बारे में हमको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी अपने कैरेक्टर। दिखता कैसा है वो, मतलब क्या हो सकता है, वो स्वीट लिटिल लड़का है तो वो हो सकता है वो कुछ गलत कर रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे वो उसमें शोले में जो थे हमारे जय और वीरू का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर्स दिखते हैं कि वो चोरी डकैती करते हैं, लेकिन दे आर हीरोज इन द हाँ दिख रहे हैं चोर, लेकिन है नहीं वो चोर, ठीक है, वो है बट नहीं भी है, वो हीरो है, वो प्रोटैगनिस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ डू दे फील। ये तो बहुत सिंपल है, इस पे आई डोंट थिंक कि ज्यादा बात हो पाएगी। हाउ डू दे फील कि भैया महसूस कैसा करते हो, या जो किरदार आप करने जा रहे हो वो उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में महसूस कैसा कर रहा है ना। कि अगर इसको इस तरीके से लो कि कोई बहुत सीधा लड़का है और उसको किसी कारणवश इतना गुस्सा आ जाए वो किसी को उठा के मार दे। आजकल ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें एक सीधा लड़का है, ऐसी कहानियां होती हैं कि एक सीधा लड़का है, गांव का लड़का है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो उसको किसी को मारना पड़ता है या कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं है। तो वो कार्य करते हुए वो कैसा फील कर रहा है, ये हम कैसा फील कर रहे हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कैसी है। जैसे अधिकतर कहानियों में होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो डिनाइल में रहता है, उसके सामने बहुत कुछ हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं फाइट नहीं करूंगा, और कई बार उसको माँ वचन दे देती है कि तू फाइट नहीं करेगा, कोई कुछ भी हो जाए तू फाइट नहीं करेगा, और लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है, तो फिर अंत में वो हथियार उठाता है और वो फाइट करता है। बिकॉज तो ऐसा हमने प्रोटैगनिस्ट के लिए तो कहा ही है, लेकिन ऐसा और भी कैरेक्टर्स हैं जो हमको देखने हैं स्क्रिप्ट में कि वो कैसा महसूस करते हैं, कौन कैसा महसूस करता है, उससे हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है कि हमें कैसा बिहेव करना है, हमें क्या महसूस करना है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूंगा, जो हम अक्सर बात करते हैं कि एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, छोटे से टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी स्क्रिप्ट, चाहे वो आप फिल्म की स्क्रिप्ट है, नाटक की स्क्रिप्ट है, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कहानी है, उस जो कहानी है, जो कुछ भी है, उसमें जो आपका किरदार है या ऐसा किरदार जो शायद आप प्ले करो आगे जाके, उसकी जो चाबी है वो चाबी दूसरे किरदारों में छिपी हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो चाबी है वो उन किरदारों में छिपी हुई है जो आपके किरदार के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अक्सर क्या होता है, जब हम नए एक्टर होते हैं तो हम अपना स्क्रिप्ट लेते हैं, अपने डायलॉग्स देखते हैं, अपनी लाइंस देखते हैं और हम एक बना लेते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसा कैरेक्टर होगा। ऐसा अक्सर नहीं होता है, ठीक है। तो आपके किरदार की जो चाबी है वो दूसरे किरदार की बातों में छुपी हुई है। तो यहाँ पे वो फील वाली बात आती है, ठीक है, कि दूसरा किरदार आपके बारे में क्या सोचता है। मतलब अपनी लाइंस देखने के अलावा औरों की लाइंस भी देखिए, बहुत जरूरी क्या है कह रहे हैं। कि जैसे अभी राखी माना बहुत अच्छा बकबक कर रहे हैं, और लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें क्या पका रहे हो सर, बोर कर रहे हो, ठीक है। तो अब वो फीलिंग है ना, अब देखो कितना आसानी से सब लोग फीलिंग समझ में आई, ठीक है, तो वो वाली फीलिंग। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इसको जल्दी से। व्हाट डज ईच कैरेक्टर नो। भाई हम एक दूसरे के बारे में जानते क्या हैं, ठीक है, कि अगर एक नाटक हो रहा है जिसमें एज एन कैरेक्टर, नॉट एज एन एक्टर, ठीक, एज अ कैरेक्टर एक नाटक हो रहा है जिसमें मैं भी हूँ, दिवाकर सर भी हैं, राखी भी हैं, अंकुर भी है, मधु भी है, एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर नहीं, ठीक है, एज अ कैरेक्टर। तो हम एक दूसरे के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। हमको पता है कि अंकुर जो है वो पीएचडी कर रहा है ना, तो हम एक दूसरे के किरदार के बारे में क्या जानते हैं, ठीक। अच्छा, तो यही वही चीज कि हम जानते क्या है, या एक दूसरे का कैरेक्टर जानता क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप व्हाट डू यू नो, कई बार ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एक विशेष जानकारी होती है, कोई फलानी चीज वहां पे मिलेगी, देखो पहाड़ों में जाओ, वहां जाके आपको एक डायमंड मिलेगा, वो लेके आओ तो सिचुएशन, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसी क्वेस्ट वाली फिल्मों में हम ये ज्यादातर हाँ, ये अगर आप लोगों ने शेक्सपियर पढ़ा तो उनके नाटकों में बहुत कुछ ऐसा होता था, ठीक है। जैसे वो जो 3 विचेस थी मैकबेथ की, तो वो कुछ जानती थी, मतलब वो मैकबेथ को प्रोवोक करते रहते थे कि भाई तू राजा बन, ये वो चीज है ना, कुछ राज की बात। या ग्रीक प्ले में आप एडिपस रेक्स पढ़ेंगे तो उसमें वो जो आई थिंक टाइरेसियस का किरदार है, वो बहुत कुछ जानता है, ठीक है। तो ये कुछ वैसा सा है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ईच कैरेक्टर। आई थिंक ये हम पिछली बार बात कर चुके हैं, बैकग्राउंड पे ही हमने पूरा पन्ना दिया था कि भैया उसका जो पिछला बैकग्राउंड, आई थिंक टेक अ टेक ऑन कोई और कुछ कहना चाहता है। हाँ, तो इसमें जैसे ऐसा लगेगा नहीं तो ये वन वे इंटरैक्ट। हाँ, इसमें चलो we'll put the question and you guys can answer. अब इसमें give your examples. इसमें बताओ व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर। इसमें जो चाहे कुछ बोलना चाहे, जैसे पिछली बातचीत भी अटेंड की थी, वो भी अगर कुछ बोलना चाहे, व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड, ये क्वेश्चन है जी। ईरा, किसी ने हाथ खड़ा किया। बैकग्राउंड, व्हाट इज बैकग्राउंड। कोई भी जो भी हाथ खड़ा करे वो अपने को अनम्यूट कर सकता है। व्हाट इज बैकग्राउंड, कोई नहीं। कोई नहीं बोला। हाँ जी, ईरा बताइए व्हाट इज बैकग्राउंड। सर वही बैकग्राउंड मतलब उनका जैसे सम टोटल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, एक्सपीरियंस, तो मतलब कहाँ से आए हैं, क्या एक्सपीरियंस हुआ है, whether they are happy or not, और वो सबको मिला के एक बैकग्राउंड बनेगा। ओके, वही जो पिछली वाली बात लेकर आ रहे हैं आप, है ना मधु। यस मधु। बैकग्राउंड में तो जैसे कि ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, ये लोग कौन हैं, ये तो पता चल रहा है प्री इंडिपेंडेंस पे हैं, और इनका क्या जॉब प्रोफाइल था, ये किस स्टेटस से है, मिडिल क्लास है क्या अपर क्लास है, तो तब बैकग्राउंड डिजाइन होगा दोनों कैरेक्टर। तो हम लोगों ने कैरेक्टर चार्ट शेयर किया था लास्ट टाइम, बेसिकली वो उससे कैरेक्टर से डिसाइड होगा कि उसकी साइकोलॉजी
उसका स्टेटस क्या है और उसका ट्रेड क्या है, व्हाट ट्रेड ही डज। अच्छा एंड हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, जो लोग पिछले हफ्ते भी थे उन्हीं से, कि जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो जिस फर्रे को अभी हमने भेजा है, उस फर्रे में और पहले वाला जो पर्चा था उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? उसमें कुछ एक बेसिक फर्क है, क्या आप उसको फाइंड कर पा रहे हैं? एक बेसिक फर्क है उसमें। अच्छा, मैं ही देखकर बताता हूं कि आप देखना कि जो पहले वाला जो पेपर था उसमें आप देखना, उसमें किरदार के बारे में ज्यादा है, ठीक है, उसमें उस किरदार के बारे में ज्यादा है जो किरदार आप प्ले कर रहे हो। इस वाले चीज में हम बात कर रहे हैं पूरी स्क्रिप्ट की, ठीक है, यहां पर हम पूरी स्क्रिप्ट को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए जो पहले आपको टेक्स्ट भेजा था वो एक छोटा सा मोनोलॉग भेजा था, और जो इसका होमवर्क होगा वो एक पूरी स्क्रिप्ट या एक कहानी वो हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम पूरी एक स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, विद whom डू यू आइडेंटिफाई? इसका जवाब अगर कोई देना चाहे आप में से, विद whom डू यू आइडेंटिफाई, इसका मतलब क्या है? पूरी स्क्रिप्ट के अंदर आप किससे आइडेंटिफाई करेंगे? जी उपेंद्र, उपेंद्र बोलिए। सर अपने आप से मतलब क्या कुछ कहना चाहते हो? ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि इसका मतलब क्या है कि टू whom यू आइडेंटिफाई, मतलब ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई किरदार जिससे आप आइडेंटिफाई। आई कैन, मतलब इनको ये बोल सकते हैं कि कोई भी आप एक फिल्म लीजिए या कोई स्क्रिप्ट लीजिए या कोई कहानी लीजिए, उसमें कोई ऐसा किरदार था जिससे आप आपको लगा कि ये मेरे जैसे है। ऐसा कुछ हुआ किसी के साथ? हाँ जी मधु। सर ये ऐसा हुआ क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई वही सिख के साथ, सिख कॉम के साथ किया एक तरह से, तो अपने आप को सिंह था और सिख कॉम के साथ किया। फिर उसमें मैंने इसमें कैरेक्टर डिजाइन करने में थोड़ी मुश्किल है, तो मैंने गूगल पे जाके फोटो देखी है सिक्स की, जिसके साथ मैं थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाऊं और मुझे मजा आया कैरेक्टर डिजाइन करने में, वैसे आइडेंटिफाई। बेसिकली आइडेंटिफाई वही चीज है कि कभी कभी हमको लगता है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि यार ये कैरेक्टर मैं कैसे प्ले कर सकता हूँ, ये सोच मेरी नहीं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है पूरी स्क्रिप्ट के लिए कि यार ये वाली सोच ना मेरी नहीं है, ठीक है। तो कैरेक्टर में क्या होता है ना कि वो सच्चाई नहीं आ पाती है ना उस कैरेक्टर को निभाते टाइम, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचते। ऐसा मैंने एक फिल्म थी, उसमें शाहरुख खान साहब ने कहा था, जिसमें माधुरी दीक्षित फिर उनकी वाइफ होती है और सलमान प्लेज हिज फ्रेंड एंड ऐश्वर्या उनकी फ्रेंड होती है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस कैरेक्टर से रिलेट नहीं करता हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि ये जो किरदार है मैं इससे रिलेट नहीं करता, कि मैं अपनी वाइफ पे शायद इतना शक नहीं करूंगा या जो कुछ है। तो वो चीज है, रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टर और कैरेक्टर का रिलेशन बहुत। एज अ डायरेक्टर मैं पल्लव सर से पूछना चाहती हूँ ये चीज कि जैसे अपनी जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो और किसी पर्टिकुलर इंसान को आपने कास्ट करना है, तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई वाला जो रोल है उस चीज का कितना महत्व है कि ये वाला जो एक्टर है ये मेरे इस वाले पात्र से आइडेंटिफाई कर ज्यादा मेल खाए, ज्यादा रिलेट। पल्लव आवाज पहुंची? पल्लव सवाल ठीक से नहीं सुन पाया। पल्लव सवाल ठीक से नहीं सुन पाया। पल्लव पॉइंट ये है कि टू whom वी आइडेंटिफाई विद, मतलब कि ऐसा कौन सा किरदार है किसी स्क्रिप्ट में जिसमें एक्टर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है या अपने फ्रॉम द डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बट
फ्रॉम द डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रश्न का जवाब आप कैसे दोगे कि जब आप डायरेक्टर एंड राइटर, जब आप कोई ऐसा किरदार लिख रहे हैं, क्या आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर एक्टर आता है कि हाँ ये किरदार वो एक्टर अच्छा निभा सकता है? ये प्रश्न। Although you don't know him at the personal level. सर ये ना अच्छा सवाल है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। ये शुरू में सर होता था, ये शुरू में होता था जब आप कोई भी कुछ रचना करते हो, या मैं चाहे मैंने वो भी लिखा हो, कुछ भी एक छोटा मोटा प्ले ही लिखा हो, तो जो एक कॉलेज लेवल पे हुआ हो या कोई एक बेसिक लेवल पे हुआ हो, तो आपके आसपास जो होते हैं उनको देख के लगते हो। फिर जैसे मैंने स्क्रीन प्ले भी थोड़े बहुत लिखे जो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए थे, तो उसमें भी ये था कि यार कुछ केसेस में ऐसा होता था कि बोला जाता था कि इसको दिमाग में रख के लिखो क्योंकि उनको अप्रोच किया जाएगा, या कुछ लोगों को ऐसा बोला जाता था कि कुछ हमारे दिमाग में आता था कि ये कैरेक्टर जो है वो प्ले कर सकता है। बट अब मैं इस बात से इतना अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पहले वाली चीज का जवाब दूंगा कि यस ऐसा होता है कि आप दिमाग में रखते हो कि ये आदमी यही बेहतर कर पाएगा। ये शायद आपके प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं उसका पिछला काम देखकर, जो भी उसका पुराना बॉडी ऑफ वर्क रहा है, या उसका बॉडी स्ट्रक्चर, या बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपको लगता है कि यार अगर आपने एक पहलवान का किरदार लिखा है तो उसे नवाजुद्दीन प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं पहले सोचता था, आप भी सोचेंगे कि यार हाँ ऑब्वियसली नवाजुद्दीन प्ले नहीं कर सकता, सूखा है, पतला है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किरदार कोई भी प्ले कर सकता है। इस पर राखी मैम ने बहुत मदद करी है, और इस पर मैम ने बहुत अच्छा पर्दा खोला है कि मैंने इसको बहुत सोचा। ये कुछ ही दिन पहले की बात है, तो मैंने इसमें बहुत सोचा। मैंने कहा कि असल में ये है कि रस तो है ही 9, और मूल रस तो हंसना है। अब मैम किसी और तरीके से हंसेंगी, मैं किसी और तरीके से हंसूंगा, आप किसी और तरीके से हंसोगे, कोई भी। लेकिन जो कैरेक्टर की डिमांड है वहां पर, वो हर आदमी अपने तत्व की तरफ से पूरी कर देगा। तो अगर वो अच्छा एक्टर है, जरूरत है अच्छे एक्टर की, तो अगर वो अच्छा एक्टर है तो आई थिंक एज, कास्ट, क्रीड, बॉडी स्ट्रक्चर वुड नॉट मैटर। आप उस कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बना दोगे। मुझे लगता है नवाजुद्दीन एक ऐसा वो प्ले कर देगा, क्या कहते हैं, रेसलर जो बहुत अनसक्सेसफुल रहा है, कि भाई एक सूखे रेसलर की हिस्ट्री है कि भाई ये आज तक एक युद्ध नहीं जीते हैं, मल्ल युद्ध नहीं जीते हैं, और लोगों को उससे हंसी आएगी, और वो फिर भी लगा हुआ है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आई एम अ बिगेस्ट, और उसको किसी खली जैसे आदमी के सामने पटक दिया जाता है और उनका बैटल होता है फाइनल। ये भी कहानी है, लोगों को ये भी देखने में मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ कि दिस डज नॉट डिपेंड नाउ, पहले जरूर होता था, और आज भी जो नया नया सीख रहा है उसको जरूर होता ही होगा यार ये वही कर सकता है, जो लिख रहा है या डायरेक्ट कर रहा है ये यही कर सकता है। आई डोंट थिंक सो। और मैंने अमूमन आप लोगों से भी यही सीखा है कि कभी ऐसा होता नहीं। बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में, एक्ट एज एन एक्टर। एक पुराने एक्टर है और एक नए एक्टर है, इनफैक्ट 2 नए एक्टर हैं। एक अगर आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने बलराज साहनी साहब की फिल्में देखी होंगी, तो बलराज साहनी आई थिंक पुराने टाइप के ऐसे एक्टर थे जो हर किरदार में कनेक्ट हो जाते थे, मतलब वो हर किरदार में रिलेट करते थे कि हाँ यार ये एक्टर ये किरदार, मतलब वो एक फिल्म में बनते थे एकदम जमींदार, और एक फिल्म में वो बन जाते थे आम आदमी, एक फिल्म में वो रिक्शा पुलर बने हैं। तो ये चीज उनकी खूबी थी। अच्छा, आज की डेट में अगर आप देखो आमिर खान, तो आमिर खान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, बहुत हद तक वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं चीजों को। ऐसे ही एक और एक्टर है जो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि वो अंडरडॉग है, उसको इतना शायद और भी एक्सप्लोर किया जा सकता है उस एक्टर को, राजकुमार राव। तो आप राजकुमार राव को देखना, इनफैक्ट उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुई है कि फराह खान के साथ, अगर आपको मिले तो उसमें वो ये चीज कह रहे हैं कि भाई हर किरदार हर एक्टर कर सकता है, तो रिलेट कर सकता है। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट। बट रिलेट करने के लिए आपको उस किरदार की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसकी जानकारी होने के लिए ये जो बोरिंग फर्रा है इसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस बोरिंग फर्रे में। नेक्स्ट आ रहा है इसमें कि
मेरा बहुत छोटा है तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, what conflicts are there? ये भी पल्लव का फेवरेट। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, what conflicts are there, ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है, इसका जवाब मैं चाहूंगा कि पल्लव दे। कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ही इज अ राइटर और कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक इनसे ज्यादा कोई नहीं जान पाएगा। पल्लव। सर कॉन्फ्लिक्ट दो तरह की होती है ना, मुझे थोड़ा समझ में आता है। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहर की। तो किसी भी कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या करती है, सब लोग, कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे अब अनुभव से लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ही कहानी को आगे बढ़ाती है, नहीं तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। इट विल बी क्या कहो, एक प्लेट पे रखा हुआ खाना जिसको कोई खाना है, वो ऐसा हो जाएगा। तो अब आदमी की इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट कहें या एक एलिमेंट कहें, वो ये होता है कि वो कैरेक्टर कहाँ कहानी में कहाँ प्लेस्ड है। मतलब क्या वो बहुत बड़ी चीज निभा रहा है, क्या वो रोटी का काम कर रहा है, या वो सब्जी का काम कर रहा है, या वो अचार का काम कर रहा है, जो भी, मतलब बड़ा स्पेस है या कम स्पेस एक्सप्लोर हुआ उस कैरेक्टर का जी। अगर वो बड़ा स्पेस एक्सप्लोर किया हुआ कैरेक्टर है तो कॉन्फ्लिक्ट क्या करती है कि यार मैं जो पशोपेश है कि मैं ये करूं या मैं ना करूं, वो लोगों को एक डिसबिलीफ पैदा कराती है या एक बिलीफ पैदा कराती है कि मैं ये कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता हूं। और लोगों को, अमूमन ऑडियंस को उसमें मजा आता है कि यार ये बिलीफ इसको करवा देगा। जब जैसे अभी दंगल या उसी की बात हो रही थी तो सब लोग कहते हैं कि यार ये लड़कियां कहाँ लड़ पाएंगी या ये क्या कर पाएंगी, लेकिन आपको एक बिलीफ पैदा होता है उस डिसबिलीफ से, ये लड़कों को भी हरा सकती है। लगान सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपको एक विश्वास पैदा होता है कि अल्हड़ लोग कहाँ उन लोगों के खेल में इनको हरा पाएंगे, और वो पूरी कहानी कॉन्फ्लिक्ट है। कि एक अलग अलग तरीके के कैरेक्टर हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, इन्होंने कभी खेला नहीं, 3 महीने इनको दिए गए, अब दे आर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ कि यार हमारे को अगर ये गेम नहीं जीता तो हम लोगों का सब चला जाएगा। यही इनकी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, बाहर की कॉन्फ्लिक्ट है ये जो आपको दिख रही है। ठीक, अंदर की कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो उसका लीड किरदार है, या जो भी मैं अभी लगान के एग्जांपल सबने देखी हुई उससे समझाऊं कि अंदर का जो किरदार है वो ये सोच रहा है कि यार मेरे को उस लड़की से शादी भी करनी है, मेरे को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, मेरे को दुनिया की, भुवन की बात कर रहा हूँ मैं, आमिर खान के कैरेक्टर की, मेरे को दुनिया की गालियां भी सुननी पड़ेगी अगर मैं हार गया, और मुझे कप्तानी भी करनी है, और मुझे सबको साथ लेकर भी चलना है। क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट और पैदा होती है जब एक आदमी उधर चला जाता है, जो शायद उन्होंने सब जो भूरा जो होता है, भूरा या कोई और एक यशपाल ने किया था वो कैरेक्टर, वो उनकी तरफ मिल जाता है या उनकी तरफ ज्यादा वो एक एंगल जुड़ता है। वहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है कि यार विल दे विन द मैच, या ये हार तो नहीं जाएंगे। तो वो ऐसे ही आदमी जो है या कहानी जो है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, और फिर उसका रेजोल्यूशन है फाइनल कॉन्फ्लिक्ट का कि यार ये हुआ, ईदर और नहीं है, ईदर एंड और है। हम लोग हमेशा ईदर और में देखते हैं कि यार ऐसा है, लेकिन इसमें ईदर भी है और भी है, दोनों है। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से समझता हूँ कि या तो आप एक बिलीफ पैदा करते हो या आप एक डिसबिलीफ पैदा करते हो और उसको फिर तोड़ते हो, वो कहानी को आगे लेके, ये है, इतना मुझे लगता है। अब शायद पता नहीं कितना समझ में आया है नहीं। आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट हमारी जिंदगियों में भी है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हमारी जिंदगियों में भी नहीं होगा तो हम शायद आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पल्लव ने लगान का एग्जांपल दिया, एंड आई थिंक लगान एज अ फिल्म इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अगर हम नाटक के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो दिवाकर सर हैं हमारे साथ। दिवाकर सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, एक सेकेंड सर। हेलो। हाँ जी सर। सर, वही की बात कॉन्फ्लिक्ट की हो रही है।
तो आपने काफी नाटक पढ़े भी हैं और करे भी हैं, तो आप नाटक किसी नाटक का कोई कॉन्फ्लिक्ट बता सके? सर बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो मुझे लगता है नाटक संभव ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना तो उसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा, आप दिखाओगे क्या? जी। जब तक एक स्टोरी में ट्विस्ट नहीं होगा, कोई चैलेंज नहीं होगा, चुनौती नहीं होगी, चुनौती होगी उसके अपने तरीके होंगे उससे जूझने के। वो जैसा अभी सर ने कहा कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक्सटर्नल है, तो चुनौती जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद है, वही उसको बढ़ाता है किसी भी स्टोरी को। हाँ, जैसे और सारा खेल उससे पार पाने में ही है। जी, जैसे हम लोगों ने साथ में एक नाटक किया है रशोमन, तो आई थिंक रशोमन एज अ नाटक उसमें बहुत बिल्कुल सर। रशोमन आपने भी किया हुआ है, अंकुर ने भी किया हुआ है, और काफी लोगों ने किया हुआ है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रशोमन में अपने आप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हर सीन में कॉन्फ्लिक्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा, ठीक है? हाँ जी, और उसमें वर्जन है, बल्कि उसमें जी 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 हर बार नए कलेवर के साथ आता है। अच्छा, ये भी इसकी भी संभावना है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उसके अलग अलग वर्जन आपको दिखाई देंगे। अच्छा, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, 4-4.5 मिनट रह गए हैं और हो सकता है मीटिंग खत्म हो जाए तो हम फिर से जुड़ जाएंगे। और अच्छा, मैंने अपनी पिक्चर बंद कर दिया है, कैमरा, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। आप तक आवाज के थ्रू जुड़े रहेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं, देखें एक आध टॉपिक तो ले ही सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो चुकी है, और सेकंड इज व्हाट वैल्यूज डज ईच कैरेक्टर हैव। नाउ वैल्यूज, मुझे लगता रशोमन परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए। अगेन आई थिंक रशोमन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। राखी ने बोला कि वैल्यूज मतलब कि आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या है, या उस किरदार की वैल्यूज क्या है। क्या वो देखो, रशोमन की कहानी क्या है कि शुरू से एंड तक लगता है कि सबसे भोला करेक्टर इस प्ले का वो हमारा लकड़हारा बैठा हुआ है, चश्मा लगा के, दाढ़ी बढ़ गई है, थोड़ा मोटा हो गया है, अंकुर, ठीक है? तो वो सबसे भोला भाला करेक्टर वो लकड़हारा है जो कहानी सुना रहा है। लेकिन एंड में हमें पता लगता है कि भैया इस बंदे की वैल्यूज तो सबसे गई गुजरी हैं। ये तो मरते हुए इंसान से तलवार निकाल के ले आया। अंकुर, वैल्यूज के बारे में बताओगे? आपने लकड़हारे का कैरेक्टर किया है, तो अंकुर आप बताओ वैल्यूज। चलो। हाँ अंकुर। हाँ, वैल्यूज की अगर बात करें तो जैसे कि उसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं। एक लकड़हारा है, एक पंडित जी हैं, और उसमें एक उसकी बीवी है और उसका पति है। तो इसमें सबकी जो भी वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे लकड़हारा है, वो एक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। जो पत्नी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, और जो पति है वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए वो अलग अलग अपना व्यूज देते हैं, अपने वैल्यूज चेंज हो जाते हैं उसमें, मतलब चेंज हो जाते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि लड़की कहती है कि भैया तुम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भी रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इस राजा के साथ नहीं रहूंगी, ठीक है, मैं डाकू के साथ रह लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत परेशान करता है ना। या लकड़हारा है तो उसकी एक जरूरत रहती है कि उसके बच्चे भूखे रहते हैं, तो उस भूखे रह जाएंगे, फिर वो क्या कर पाएगा? उसका यही होता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, तो वो अपने बच्चे की वैल्यू करता है। तो जो वहां पे उसके अंदर जो चल रहा होता है, जो अच्छाइयाँ होती हैं कि उसका जो मरते हुए इंसान के से भी तलवार का उसने मुठ निकाला और उसको बेचा, तो वहां पे उसने गिराया, लेकिन किसी अलग चीज के लिए उसने उसके लिए गिराया। तो यहाँ पे वैल्यू गिरती भी है और वैल्यू ऊपर भी उठती है। हाँ, तो वही है कि एक कहानी में अलग अलग मतलब रीजनिंग है। कोई अपने एग्जांपल और भी कोई अगर अभी हम पे इस मीटिंग के लिए कुछ 1.5 मिनट बचा है, और भी अगर किसी ने कोई नाटक किया हो, तो अगर अपनी आप वैल्यूज का कोई एग्जांपल देना चाहें कि वैल्यूज से आप क्या समझते हो, कोई और भी अगर कुछ बोलना चाहे इस पे।
सर चेंजिंग ऑफ वैल्यूज होती हैं शायद, मुझे लगता है ये थोड़ा मतलब वैल्यू बदल भी जाती है बिल्कुल पूरी कहानी में किस तरह से बदलती है। तो जैसे ही अभी बता रहे थे तो इसमें चेंज भी है वैल्यूज का, यार हम तो सोचते हैं ये ऐसा है लेकिन ये ऐसा है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट्स का भी एक पार्ट है, तो तुम इंटरलिंक्ड है सब बेसिकली। हाँ, तो वही है, जैसे रशोमन प्ले जिसने पढ़ा हो या देखा हो, तो उसमें वो जो पल्लव सर ने बोला कि उसमें बहुत वैल्यूज चेंज हो रही हैं टाइम टू टाइम ना, उसमें उसकी खासियत ये है कि उसमें टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें फिर से ब्रेक लेते हैं, हमारे पास फिर से 30 सेकंड बचे, हम फिर से 30 सेकंड के बाद राय ले लेते हैं कि हम इसको अगले एपिसोड में कंटिन्यू करें। आज ही कंप्लीट करें या अगले एपिसोड में? आई थिंक एक बार और सेशन कर ही लेते हैं। चलो दोबारा से ज्वाइन करते हैं, एक बार और आ ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें एक छोटा सा बच्चा है, मतलब सबने फिल्म देखी हुई है, उसके बारे में विस्तार में तो क्या बात करेंगे। हाँ। लेकिन वो जो भी आपने मधु को सिचुएशन दी कि वो चोरी करेगी, उसमें पूरा वही है कि क्या आप किसी दूसरे जीव की हत्या करोगे, क्या आप उसे कच्चा खाओगे? लेकिन अब उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो करता है, वो एक विनर की तरह बाहर निकलता है, और वो उसका एक एस्केप भी है। वो भगवान को थैंक्स बोल रहा है कि मतलब आपने मेरी रक्षा की, बिल्कुल आप आए। बिल्कुल, तो वही ये जो चीज, हाँ, तो वही कि वैल्यूज है ना वो। जी सर। हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जो हमारी वैल्यूज भी हैं वो सारी परिस्थिति जन्य है, कि आपका एक कोर वैल्यू है जिसमें आप अच्छे हो, भले हो, लेकिन अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो आपको बदलता है। जो बाहर का जो डायनामिक्स है वो आपको चेंज करता है या मजबूर करता है आपको, वो फिर आपकी एक चॉइस है। जी जी, वो सिचुएशंस कैसे चेंज करती हैं। हाँ, किसी व्यक्ति के लिए वो आसान हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। वो छोटी सी चोरी करना भी, वो छोटी सी चोरी के गिल्ट में भी बन सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल There's one more indecent proposal. यस, जैसे हमने एक फिल्म का नाम बताया, इनडिसेंट प्रपोजल, ये इंग्लिश फिल्म है, तो उसमें वही है कि वो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को भेजता है for one night. He sells his life. वो है for business proposition. कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो ऐसा करता है। तो वेरी गुड। इसमें सर एक और चीज, ये जो वैल्यूज और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो रही है, एक बहुत ही सही याद आया मुझे, मालगुडी डेज का एक एपिसोड है पॉकेट मार। हाँ। और वो सब देख सकते हैं, पुराना वाला। उसमें वो प्रोफेशनली चोर है, पॉकेट मारता है वो, और फाइनली वो कैसे लाइफ में एक भी पॉकेट उसने जो मारी है उसमें वो पकड़ा नहीं गया, और वो उस मतलब 30 मिनट में उसका पता नहीं कैसा हृदय परिवर्तन होता है, क्या होता है कि वो जिस पॉकेट को मारता है वो देखता है कि ये आदमी अपने बच्चे को बलून नहीं दिला पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा, एंड ही गोज बैक टू पुट हिज वॉलेट इनसाइड हिज पॉकेट एंड देन ही गेट्स कॉट। और वहां क्या होता है, तो ये मतलब मुझे लगता है वो देखना चाहिए, ये एक बार वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। वही, बहुत कुछ हमें देखने से, नजरिया बदलने से बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक वैल्यूज काफी कुछ क्लियर हो चुका है, और आगे जैसे हमने कहा, मधु, हाँ मधु कुछ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने। सर, पल्लव सर ने बोला, ये मुझे थोड़ा सा एक बात और नहीं समझ आई है, जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो किरदार का एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जाहिर होता है, जो हम करने वाले ऑब्जर्व्ड होता है बाय द ऑडियंस, तो क्या इंटरनल नहीं जाहिर हो पाता है? मतलब नहीं करना है कि इंटरनल जाहिर, वो हमारे अंदर द्वंद्व चल रहा होता है, बस जाहिर नहीं होता है। नहीं, वो भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है, वो दिखता है ना, तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा ना, तुम टेंस्ड हो या नहीं हो, या वो दिखता है, वो अलग इमोशनैलिटी का, वो दिखेगा ही दिखेगा, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल। मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो परसीव्ड नॉन परसीव्ड वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसी में जी हाँ, कुछ कह रहे थे।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सिंपल है कि व्हाट आर देयर रिलेशनशिप्स, और ये आई थिंक इस पे ज्यादा गहराई वाली बात नहीं है कि रिलेशनशिप कैसा है, ये बहुत अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रिलेशनशिप एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, दो दोस्तों का रिलेशनशिप भी होता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है लेकिन एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत आसान है। इसके लिए आधे अधूरे प्ले पढ़े। हाँ, इसके लिए एक नाटक राखी मैम ने जो बोला आधे अधूरे, तो अगर आप उसको पढ़ सकें तो ये बहुत अच्छा नाटक होगा रिलेशनशिप समझने के लिए। आधे अधूरे, मोहन राकेश साहब का। आगे आप पढ़ेंगे व्हाट आर देयर पर्सनल ट्रेट्स। ये मैं फिर से सभी से क्वेश्चन करूंगा कि ये ट्रेट्स का मतलब क्या है, पर्सनल ट्रेट्स, फिर हम इस पे आते हैं। जी समीर, हाँ जी समीर, अपने को अनम्यूट करेंगे। सर आपने ट्रेट्स की बात, वो हैबिट होता है ना कैरेक्टर की। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल समीर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, राखी मैम ने पिछले क्लास में बताया था जी, मैं अटेंड नहीं किया था लेकिन मैंने वीडियो देखा था। तो वो हैबिट ही होता है कि वो कैसे बात करता है, वो उसके बात करते समय फास्ट बोलता है, स्लो बोलता है, मतलब कैसा चलता है, झुक कर चलता है, ये सारे चीज होते हैं ना सर। कि पर्सनल ट्रेट क्या होता है कि सिगरेट पीता है या नहीं पीता है, ठीक है, मतलब उसके हैबिट सर कह सकते हैं क्या। समीर ने बहुत कुछ बता दिया कि पर्सनल ट्रेट मतलब कि जो किरदार हम प्ले करने चाह रहे हैं उसके कुछ पर्सनल ट्रेट्स हैं या नहीं है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आई थिंक माइथोलॉजी से शकुनी को अगर हम उठाएं महाभारत की कहानी से, तो शकुनी का एक पर्सनल ट्रेट है कि वो लंगड़ा के चलते हैं। तो उस लंगड़ाने के पीछे एक कहानी है कि भैया उनका जो पैर था वो तोड़ दिया गया था, उनका एक पैर तोड़ दिया गया था, तो वो उनका पर्सनल ट्रेट है कि भैया उस टूटे पैर की वजह से वो लंगड़ा कर ही चलेंगे। तो ये वो चीज है कि बॉडी ट्रेट्स भी होते हैं और मेंटली, मतलब वो जो हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं और अच्छी हैबिट्स भी हो सकती हैं कि तीन लोगों, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो आगे तीन लोगों का और अच्छा करो। ये एक वर्च्यू बन जाती है आगे जाकर, ये उसका ट्रेट है। एक कहते हैं एक सलमान की पिक्चर है, हाँ, ट्रेडमार्क जिसको कहते हैं भाई, उसे आप पहचान में आ जाते हो। जैसे सलमान की भी एक पिक्चर है ना कि मैंने तुम्हारा 3 लोगों का भला किया तो तुम भी 3 लोगों का भला करो, तो ये भी पर्सनल ट्रेट में ही आएगा। ये सोच भी आपकी, ये अच्छा आदमी है और ये अच्छा ही करता है, ठीक है, तो ये भी पर्सनल ट्रेट है। ये खास बनाता है किसी कैरेक्टर को और दूसरे कैरेक्टर्स से अलग करता है। जी पल्लव सर, इसमें सर एक यूरेका मोमेंट हुआ है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये भी इतना इंटरलिंक्ड है, जो अभी मधु पूछ रही थी उसी चीज को मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप अपने पर्सनल ट्रेट को तोड़ोगे आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दूसरे को जाहिर हो जाएगा। अब इस पे आप थोड़ा सोचो, जैसे ही आपने अपना पर्सनल ट्रेट किसी भी कैरेक्टर ने तोड़ा, आपको उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। यही बहुत माइन्यूट सी चीज है जो आपको दिख जाएगी कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो ऐसा कर नहीं सकता, बढ़िया कर रहा है, कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसका एक दैट इज द विजिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कभी कभी आपने फिल्मों में या नाटकों में देखा होगा कि भैया, या पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, यार ये बंदा तो सिगरेट नहीं पीता है, या ये बंदा तो शराब नहीं पीता है, फिर ये बंदा क्यों शराब पी रहा है, या इसको तो सिगरेट से नफरत थी, फिर ये क्यों सिगरेट पी रहा है। तो यानी कि उसने कहीं ना कहीं अपना पर्सनल ट्रेट चेंज किया, और चेंज करते ही एक्सटर्नली पता लग गया कि यार तू तो ऐसा नहीं करता, बट तू ऐसा क्यों कर रहा था। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट पल्लव, कि हाँ, कि हमको बाहर से पता लग जाता है पर्सनल ट्रेट। मतलब एक और चीज सर, ये एक और एग्जांपल है, प्यासा जिन्होंने नहीं देखी हो गुरुदत्त की, वो देखें, वो उनको इसमें मिल जाएगा ये कॉन्फ्लिक्ट का पता लग जाना कि क्या हो रहा है, और पर्सनल ट्रेट्स का उसमें चेंज भी होते हैं। पर्सनल ट्रेट्स, वो पहले जो पोएट होता है वो बेचारा बड़ा सीधा साधा आदमी है, वो बढ़िया से अपनी शायरी लिख रहा है, सब कर रहा है, और वो धीरे धीरे उसको जब उसका प्यार उसको नहीं मिलता है और वो देखता है उसको किसी और के साथ शादी हुई है मुशायरे में, वो खड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कैसे शराब पीना शुरू करता है, उस पर पूरा गाना आता है, फिर उसके बाद उसकी वो सोशियो पॉलिटिकल
बात भी हो रही है उसमें कि वो इतना परेशान है हिंदुस्तान को देख के कि वो पी रहा है और साथ अपनी परिस्थिति से भी परेशान है। तो बहुत सारी चीज है उसमें, मुझे लगता है कि प्यासा भी देखनी चाहिए इसको ऑब्जर्व करने के। No, प्यासा इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज पावर ओवर हूम? तो आई थिंक राखी मैम बताएं, ये स्टेटस वाला आ गया यहाँ पे, पावर ओवर। ये मोर ऑफ इन्फ्लुएंस करने वाली बात है कि किसका इन्फ्लुएंस किस कैरेक्टर पे ज्यादा है। तो वो कई बार के ऐसी हमने बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं जिसमें जो हीरो है वो जमींदार जो है वो उनका नौकर है, जमींदार का नौकर है, वो एंड में बड़ा उभर के कैरेक्टर आता है। तो पावर, चेंज ऑफ पावर जो है किसी भी स्क्रिप्ट का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि चेंज होते हैं। बेटा माँ की बात बहुत मानता है, फिर अचानक से माँ के कहने पर ही वो अपने आप को बदल देता है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स, आई थिंक दीवार हो गई, है कि वो माँ की वजह से, मतलब पहले तो वो माँ की भी नहीं सुनता था, मंदिर नहीं जाता था, फिर वो मंदिर जाता है, बाद में वो मंदिर जाता है। ऐसे ही नास्तिक फिल्म में भी सीन है ना, भगवान के आगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोनोलॉग्स आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्टरों के सुने भी होंगे, जहाँ पे वो या तो हार के उन्होंने किया और या फिर पावर को एम्ब्रेस किया या फिर पावर के अगेंस्ट फाइट की। अच्छा, कभी कभी पावर आपको बहुत लिटरल दिख जाती है, और कभी कभी, अभी हाल ही में एक फिल्म हम लोगों ने देखी जो शायद इतनी पसंद आई या नहीं आई वो अलग बात है। एक फिल्म है थप्पड़। तो आप उस थप्पड़ को, उस फिल्म को देखेंगे तो उसमें आप देखोगे पूरी फिल्म के अंदर जो हीरोइन का किरदार है वो ऐसा लगता है कि कहीं वो ये क्या अपने पति को चेंज कर पाएगा या अपनी सोच उसके पति तक पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन एंड में आप उसको देखते हो कि वो पति भी शायद उसकी सोच से सहमत हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल पावर भी दिख रही है पढ़ के, अगर आप स्क्रिप्ट में बात करें इसमें साइकोलॉजिकल पावर भी दिख रही है थोड़ी सी कहीं ना कहीं, है ना। ये मेरे को एक रीसेंट एग्जांपल। तो ये मोर ऑफ ऑपरेशन एंड ऑप्रेस्ड जो एक जो थ्योरी होती है कि कई बार ऑपरेसर ऑपरेस भी हो जाता है और जो ऑपरेस्ड है वो ऑपरेसर बन के निकलता है। तो ये दो तो साथ साथ हमारे जिंदगी में चलते ही रहते हैं, इवन हमारे घर में होता है, हमारे साथ, हमारे आपस में दोस्तियों में भी होता है। तो ये तो आप ऑब्जर्व करिए इसको बहुत बारीकी से, पीयर प्रेशर आपको पता चलेगा। कॉलेज में होता है हमारे साथ पीयर प्रेशर। मैं तो ये कह रही हूँ कि दो लोग भी अगर साथ हैं उनमें भी ये पावर का एक्सचेंज चलता रहता है हर समय, हस्बैंड वाइफ में चलता है, भाई बहन में चलता है। तो ये बहुत ऑब्जर्व करेंगे आप बारीकी से अपनी लाइफ में, तो आप एज एन एक्टर बहुत ग्रो कर सकते हैं। पल्लव कुछ कहना चाहते हैं? जी पल्लव। सर ये जो मैम अभी बोल रही थी इसके ही मुझे लगता है स्थूल जो मतलब देखने को बिल्कुल सामने देखने को मिल जाएगा उन फिल्मों में। आई थिंक जो अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला फेज की फिल्म है ना सारी, अग्निपथ हो या दीवार हो, त्रिशूल हो, शराबी हो, कितनी फिल्में उठा लीजिए सारी, उनका शायद बॉल गेम इसी से बना है कि ऑप्रेस्ड बीइंग द ऑपरेसर या ऑपरेसर बीइंग द ऑपरेस्ड। वो आदमी चैलेंज करता है सोसाइटी को और फिर वो कहता है कि मैं ये बनूंगा या मैं मुकद्दर का सिकंदर हो, सारी फिल्म में। और ये आपको स्थूल तरीके से मतलब एक कैरेक्टर कहाँ से ग्रो हुआ था और वो कहाँ रूल करने लगता है जिससे आप रिलेट करते हो। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हिंदुस्तान सोशियो पॉलिटिकली काफी दबा हुआ था, जो 70s का दौर था लेबर और वो मिलों वाली का। तो आदमी को ये था कि हमको इतना दबाया जा रहा है तो हमको इस आदमी या हम यही है, हम एक दिन रूल करेंगे। तो वो पावर एक्सचेंज मुझे लगता है लोगों को इसलिए पसंद आया और ये बड़ा स्थूल तरीके से, बड़ा मोटे तरीके से देखा जा सकता है बच्चन साहब की लगभग सारी फिल्मों में। शुरुआती जो मतलब जो भी हिट एंग्री यंग मैन वाले दौर की फिल्म है, चाहे वो जंजीर हो चाहे कोई भी। राइट। एक और एक फिल्म है, मुझे उसका शायद नाम करेक्टली पता नहीं, चांडाल था या कुछ था। तो मिथुन चक्रवर्ती इज एन ऑपरेस्ड गाय और एंड में उनके जो जिससे वो जो ऑपरेसर था तो वो उनको ही नेता या कुछ बनाने की कोशिश होती है। हाँ, तो
जमीन पे बैठे होते हैं। हाँ, वो सीन एक बहुत अच्छा है। वैसे तो मिथुन बाकी ये उस पीरियड की फिल्म है जो जिस टाइम पे इतना अच्छा काम नहीं आ रहा था उनकी तरफ से, लेकिन वो एक, आई थिंक उस फिल्म का नाम है जल्लाद। यस, तो जल्लाद में आप देखिएगा, जल्लाद में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो उस नेता के नौकर होते हैं और कैसे कैसे वो जैसे वो रिजल्ट आता जाता है उस इलेक्शन का, और वो जमीन से उठ के कुर्सी पे बैठते हैं। वो बहुत अच्छा सिचुएशन है उसमें। आई थिंक पल्लव सर कुछ कह रहे थे आप। आई थिंक कुछ नहीं सर, मैं तो कह रहा था करेक्ट, काफी वो मैं भी यही सोच रहा था कौन सी फिल्म। आप देखिएगा जल्लाद फिल्म, उसमें एंड देयर इज वन मोर सीन इन द गॉडफादर। पूरी उसमें वो डिनायल में रहते हैं कि आई विल नॉट बिकम डॉन, एंड देन वी सी माइकल कॉर्लियोने सिटिंग ऑन द चेयर और वो टैप करते हैं अपनी चेयर पे, और डिसीजन मेकिंग आ जाती है, जो कि जो बंदा आउट एंड आउट, मतलब एक बड़ा नाइव कैरेक्टर है, नीच में है वो कैरेक्टर, वो डॉन की तरह एकदम से डिसीजन लेना शुरू कर देते, किल दैट, डू दिस, डू दैट, और वो और ये बेहतरीन एग्जांपल है। ये सारी चीजें मतलब कुछ लोग सोच रहे हो कि इतनी सारी डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, बट एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एज एन एक्टर आप में से जिसने भी प्रोफेशनली या एक्टर बनना है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोग एक किरदार को जन्म दे रहे हैं, एक किरदार को आप स्टेज पे या स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, तो उस किरदार को जन्म देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ किसी लाइन को गुस्से में बोल देना या सिर्फ किसी लाइन को प्यार से बोल देना, यही एक्टिंग नहीं है, ठीक है? It's more of a psychological and mental job. तो इसीलिए हम इतना ज्यादा समय इन चीजों पे ले रहे हैं, याद रखना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो है अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लास्ट सेशन रहेगा आज का, तो इस सेशन में हम जितना टॉपिक ले पाएंगे उतना लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट संडे हम फिर से इसी सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ द प्ले, मतलब कि जो भी स्क्रिप्ट है उसकी दुनिया क्या है ना? कि ये तो हमको आई थिंक इसके बारे में भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया मतलब कि भैया कोई नाटक या कोई स्क्रिप्ट किस बारे में है या कौन सा टाइम पीरियड है ना? कि भैया ये जैसे जो स्क्रिप्ट हमने आपको भेजी थी इससे पहले वाले में, कि वो उससे पता लग रहा था कि वो इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी रही है ना? तो वो चीज है कि दुनिया क्या है, उस स्क्रिप्ट की दुनिया क्या है, वो किस टाइम एंड स्पेस में है ये चीज, और आपका किरदार है, आपकी दुनिया क्या है। जैसे फैंटेसी की अगर हम बात करें, बहुत सारी फैंटेसी फिल्म्स होती हैं, रिटर्न ऑफ जेडाई है, स्टार वॉर फिल्म्स हैं, तो उनकी दुनिया कैसी है? वो हमारी दुनिया से अलग है, कोई प्लैनेट पे हो रहा है, कोई ये भी वर्ल्ड में आता है कि आपकी दुनिया क्या है, आप किस दुनिया में रहते हैं। अक्सर ये सवाल आप अपने आप से कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर करते हुए, कि किस कैरेक्टर में, किस दुनिया में है आप, चारों ओर की दुनिया कैसी है। एक फैमिली, जैसे हम आपके हैं कौन जो फिल्म है, वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है, जो और पूरा वो शादी का माहौल रहता है उसमें, तो ये भी एक दुनिया है, एक पारिवारिक दुनिया भी है। तो ऐसे भी हम कहते हैं ना, ये बच्चों की फिल्म है, यानी कि उसका जो वर्ल्ड है वो इट इज अराउंड किड्स, तारे जमीन पे, इट्स अराउंड द किड्स एंड उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें उनके चारों तरफ घूमते। तो दुनिया हमें मेजरली, जब हम फिल्म के नाम सुनते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, तो हमें दुनिया पता चल जाती है। एक स्क्रिप्ट है, उसकी दुनिया क्या है, शेक्सपियरियन प्ले है, तो वो षड्यंत्रों की दुनिया है, वहां पे हर कोई एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते रहता है ना? तो इनफैक्ट इसी से रिलेटेड अगर आप अगले दो प्रश्न भी देखें कि अगले दो हैं, वेयर डज इट हैपन एंड व्हेन डज इट हैपन, ठीक है? तो ये भी दुनिया, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है कि ये वाकया या ये चीज कहाँ हो रही है और कब हो रही है। तो ये भी वही है, टाइम एंड स्पेस,
ठीक है, तो इसके अगले जो 2 तो क्वेश्चन इसमें है, हम यही एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे शेक्सपियरन जितने भी प्लेज हैं उनके अडेप्टेशन हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो होते हैं, भारद्वाज जो हैं उन्होंने किया हुआ है, तो वो अपने आप में देखा जाए तो एक एलिजाबेथन एरा के नाटक हैं, लेकिन हम अपने यहाँ जब उनको होते हुए देखते हैं मकबूल फिल्म में, तो उसका एनवायरनमेंट अलग है, डायलेक्ट अलग है, और क्या वो मिर्जापुर टाइप फिल्में हैं या इस तरह की, तो हम लोग प्रांत और ये सारी चीजें उसमें यही देखो, इसी में आगे भी बढ़ते चले जाओगे तो आगे के जो प्रश्न है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टेड बाय द सोसाइटी, ये भी वही चीज है, इकोनॉमी, कल्चर। अब जैसे मैम ने बात की कि भाई शेक्सपियर की फिल्मों को विशाल भारद्वाज ने इंडियन कल्चर में लेकर आए हैं, तो वो कल्चर देखो चेंज किया है उन्होंने। जैसे आप अगर आई थिंक मकबूल वाज फर्स्ट, तो मकबूल मैकबेथ को उन्होंने मकबूल को एक थोड़ा मुस्लिम बैकग्राउंड में दिया है उन्होंने। और अगर आप अभी रिसेंट वन कौन सी थी, हैदर, तो हैदर का कल्चर या उसका बैकग्राउंड देखोगे तो उन्होंने वो कश्मीर वाला बैकग्राउंड दिया है, वो कल्चर दिया है, या वो पॉलिटिकल चीज दी है, उन्होंने उस टाइम की पॉलिटिक्स दिखाई है। या ओथेलो, जिसको आप ओमकारा के नाम से जानते हो, तो वो उन्होंने एक थोड़ा सा यूपी बिहार वाला टोन रखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द सेटिंग ऑफ द प्ले। सेटिंग ऑफ द प्ले से मतलब क्या है, ताकि अगर आप सेटिंग इज अगेन वही बैकग्राउंड आ गया, आपका लैंडस्केप क्या है पीछे, आपका जो कैनवस है वो क्या है, सेम, फिर अगेन वही कनेक्टेड हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो सेटिंग भी वही चीज होगी कि हम किस टाइम पीरियड में ले जा रहे। कोई भी आप पुराने जमाने के सेटअप की किसी भी फिल्म को या स्क्रिप्ट को वो कंटेम्पररी में अगर आप लाओगे, जैसे कि हम लोग कोई भी पीरियड प्ले करते हैं और उसको हम आज के सिनेरियो में लेकर आते हैं, और तो वो सेटअप हम चेंज कर देते हैं। जैसे रिचर्ड एटनबरो की फिल्म है गांधी, तो गांधी फिल्म जो है वो सेट है, उसका सेटअप जो है वो हमारा कब का है, प्री इंडिपेंडेंस का, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट। हाँ, तो उसमें जो भानुअथैया जो है जिनको ऑस्कर मिला था इसके लिए कॉस्ट्यूम्स के लिए, तो उन्होंने उसके जो कॉस्ट्यूम्स थे और हर चीज जो थी वो हम उस एरा में लेकर जाती है वो फिल्म, तो उस एरा को क्रिएट किया। एंड अनदर एग्जांपल इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हम लोगों ने दूरदर्शन पे बहुत देखा है और बहुत सराहा है, बेनेगल साहब का है वो, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये सेटअप क्या चीज है। ओके, एंड आई थिंक अभी हमारे पास लास्ट 10 मिनट बचे हैं, और जैसे कि मैंने कहा था कि हम जहां तक पहुंच पाएंगे वहां तक पहुंचेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटिंग आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। सेटिंग से मुझे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। सेटिंग में खाली कॉस्ट्यूम और उसका प्रॉपर्टीज या सेट ही नहीं है। सेटिंग, जैसे अगर आप लोगों ने डॉन फिल्म देखी, पुरानी डॉन और नई डॉन, पुरानी डॉन मतलब बच्चन साहब वाली, और नई डॉन अगर शाहरुख साहब वाली, तो आप देखना स्टोरी सेम है लेकिन दोनों की सेटिंग डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो सेटिंग वो भी है सेटिंग, ठीक। अच्छा, इसमें चूंकि हम सेटिंग पे खत्म करेंगे तो आई थिंक पल्लव आप कुछ बताएंगे टाइम एंड स्पेस, क्योंकि टाइम एंड स्पेस या सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, इसमें एक चीज और है, जैसे अभी रिसेंटली जो सब लोग 5 एलिमेंट से जुड़े हैं उन लोगों ने गुरुदत्त देखा होगा, और गुरुदत्त में बहुत सारी बात हुई थी सब लोगों की, जो लोग आपस में कर रहे थे कि किरदार इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, हालांकि ये फिल्मों के बारे में है, ये नाटक, और जिस तरह से वो उनके जीवन के बारे में है गुरुदत्त के, पर ये किरदार इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। जो वो फिल्म के सेट की जो भी सीन्स लिखे गए थे, फिल्म के सेट के या फिल्म के डायलॉग्स चल रहे थे, जो रियल फिल्मों के सीन लेकर के उसमें अडेप्ट किए थे थिएटर के स्टेज पर, तो वो भी एक सेटिंग का पार्ट था कि उस जमाने में लोग डायलॉग भी ऐसे ही बोला करते थे। जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी हैं, जब आप देखते हो के एल सहगल के दौर की फिल्में या गाने आप देखते हो उस दौर के, तो गाने उसी
अलग एक टोनालिटी थी उनको कहने की या गाने की, और आजकल ऐसा नहीं है। या आज का दौर है जिसमें एक बहुत ज्यादा हिप हॉप कल्चर का हो, या पंजाबी, या प्लस हिंदी प्लस उर्दू प्लस इंग्लिश प्लस कूड़ा प्लस कचरा, जो भी है वो सब मिला मिलू के एक ये भी एक दौर है। तो अगर कोई 2080 में इसको देखेगा कि 2010 से 2020 के बीच में कैसे गाने बन रहे थे, अब वो उसके बारे में कुछ करना चाहेगा, तो आपके सामने उसी तरह की सेटिंग उभर कर आएगी। तो ये मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप किसी, मान लो कल कला को, वैसे तो आजकल बायोपिक्स बहुत बन रही है, कल कला को हनी सिंह या बादशाह पे बायोपिक्स बनती है 2080 में जाकर के, जो पूरी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। तो वो भी एक सेटिंग है कि 2010 से 20 के बीच में लोग कितने मूड थे या कितने इंटेलिजेंट थे, कि वो किस तरह से टोपियां पहनते थे, किस तरह से नाच होते थे, किस तरह के लिरिक्स होते थे। या 50s में जब हम जाते हैं, कि जब इसको कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक, गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा, के लोग किस तरह की चीजें कर रहे हैं। जैसे अब आप अगर किसी एक शाहरुख खान को धोती या कुर्ता पहना करके खड़ा करते हो किसी वॉल के आगे और कहते हो कि यार ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, तो आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा। बट जहां आप वो सेटिंग डाल दोगे तो आप किसी को भी खड़ा कर दोगे तो कहोगे हाँ यार ये वो पीरियड की बात कर रहा है। तो एक्चुअली वो रिलेटेबिलिटी है जो है। आप अगर रिलेटेबिलिटी नहीं हो पा रही है तो उसमें सेटिंग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, कि वो सेटिंग नहीं हो पा रही है ठीक से। टाइम एंड स्पेस वही वाली दोनों, मतलब वो इंटरलिंक्ड वाली चीज है। कि जैसे अब मैम स्टार वॉर्स की बात कर रही थी, कि स्टार वॉर्स है, या आपकी जितनी भी अवेंजर फिल्म्स हैं, या जितनी भी सुपर हीरो फिल्म्स हैं, तो उनकी सेटिंग ऐसी है कि आपको उसमें ना लॉजिक नहीं लगाना है। कि यार अगर मैं एक इंसान से कहूँ कि यार तू छत से कूद और दूसरी छत पे पहुंच जा, तो वो कहेगा तुम पागल हो क्या, वो यही कहेगा। बट जब मैं कहूंगा कि यार ये स्पाइडरमैन है, तो जब आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि वो स्पाइडर सूट पहनेगा, स्पाइडर वाली वेब है उसके पास, तो आप उसको छत से कूदता हुआ दिखाओ या बुर्ज खलीफा से गिरता हुआ दिखाओ, आपको वो बिलीवेबल लगेगा, क्योंकि उसकी एक सेटिंग है पूरी। ये चीज है। ये अभी सेटिंग वाली बात पल्लव ने कही कि वो धोती कुर्ता वाली बात, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है या नॉवल है, उस पे नाटक भी बने हैं और फिल्में भी बने हैं। देवदास, आप देवदास को देखना। एक तरफ मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा शाहरुख खान वाली देवदास और जो देवडी थी, उन दोनों को अगर आप देखो तो स्टोरी सेम है, बट सेटिंग चेंज करके कितनी ज्यादा चीजों को चेंज कर दिया। देवदास शाहरुख वाली हो गई या उससे पहले वाली हो गई, या फिर आप अगर आप देखो तो एक और सुधीर मिश्रा की भी देवदास आई है आई थिंक, जो इतनी एक्लेम नहीं थी, लेकिन उसकी कुछ पॉलिटिकल सेटिंग उन्होंने रखी थी कि वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सुधीर मिश्रा साहब थी। पल्लव आपको याद है वो? एक और देवदास ऐसे कुछ करके थी, वो अदिति राव हैदरी, रोहित और ये सब थे। एक और देवदास या ऐसे कुछ। तो कहने का मतलब यही है कि देखो एक ही स्टोरी है, देवदास की स्टोरी वही है, लेकिन उसकी सिर्फ सेटिंग चेंज करके फिल्म को कितना डिफरेंट उन्होंने बना दिया। अभी क्योंकि कम समय बचा है, मैं जाते जाते दिवाकर सर से कुछ पूछना चाहूंगा, क्योंकि वही है कि सर नाटक करते हैं। सर आप भी कुछ टाइम एंड स्पेस या सेटिंग के बारे में हम लोगों को कुछ बता पाए, आपने कोई खास नाटक पढ़ा हो या कुछ ऐसा? अब उसी नाटक की बात करते हैं सर, जो हमने आपके साथ किया था, अग्नि और बरखा। जी जी जी। वो पूरा एक अलग एरिया में ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसमें वो ब्रह्म राक्षस भी है और हाँ, उसमें एक फैंटेसी भी है, ब्रह्म राक्षस जैसी चीज सब अब रियल में तो नहीं होगी, लेकिन अब उन्होंने एक बनाया है एक पूरा उसका, तो किस तरीके से वो आता है और किस तरीके से वो जाता है, और पूरा वो हिस्टोरिकल है, लेकिन उसका नाटक का जो पूरा एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उस टाइम का, वो कैसे ओपन होता है। उसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कैरेक्टर्स हैं उसमें जी, कि उस बात को आप आज के जमाने में भी कह सकते हो, बिल्कुल, लेकिन वो टाइम वो एरा चूज किया जब देवता आ जाते थे। हाँ जी, हवन के थ्रू देवता आ जाते थे कि मतलब वो उस टाइम पीरियड को चूज किया है कि
हाँ वो आ जाते हैं, वो हो जाते Mask हैं में और वो बहुत बिलीवेबल लगता है। हाँ बिलीवेबल लगता है। ठीक है, तो यही है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी होगा। और हमने जितना भी आज डिस्कशन किया, स्क्रिप्ट एनालाइज कह लो आप इसको या कैरेक्टर एनालाइज कह लो, इसका होमवर्क हो सके तो कोशिश करने की। मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 चीजें बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई हैं अभी तक की बातों में। वो एक तो कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा टाइम एंड स्पेस या सेटिंग जिसको आप कह सकते हो, और एक वैल्यू एंड रिलेशनशिप्स। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई हैं। तो कोशिश करें कि आने वाले 5-6 दिनों में नेक्स्ट क्लास तक या नेक्स्ट डिस्कशन तक अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो कोई कहानी हो, कोई फिल्म हो या जो कुछ भी हो, कोई नाटक हो आपके पास, उसको पढ़ो और उसको एनालाइज करो। या कोई देखें आप, या कुछ भी आप देखो, कोई फिल्म देखो या कुछ भी आप देखो, देखो और उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करो और फिर देखो कितना मजा आता है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जल्दी जल्दी में बोलूंगा, एक और चीज बोलूंगा कि आजकल एक बहुत अच्छा फिल्म फेस्टिवल चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें आपको दुनिया भर की अच्छी फिल्में देखने को मिल रही है। आप यूट्यूब पर एक चैनल सर्च करना, VR1। मैं फिर से कह रहा हूँ, VR1। तो यहाँ पर जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जिनमें ऐसी फिल्में होती हैं जो शायद आप कभी भी जिंदगी में सिनेमा हॉल में ना देख पाओ, शायद कि वो अच्छी फिल्में होती हैं, लीग से हटकर इंडिपेंडेंट सिनेमा होता है। आप उसको देखिए, इसमें आपको कांस की फिल्में मिलेंगी, इसमें आपको मामी की फिल्में मिलेंगी, इसमें आपको फ्रांस फिल्म फेस्टिवल। तो दुनिया भर के जो 10 सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं, उन्होंने इस कोरोना के चलते ये लेकर आए हैं। तो आप इस चैनल को देखिए, चैनल का नाम है VR1, और एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई थिंक वी शुड साइन ऑफ फॉर टुडे। और हम फिर से अपनी जाते जाते एक बार शक्ल तो दिखाई देते हैं कि हम बदले नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर। तो मिलते रहो हर हफ्ते 5 बजे और ऐसे ही बातें करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बाय 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 सर।